प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब तक आपने कुछ मॉडल पेपर पहले ही कर लिए हैं, जो कि हमने आपको कराए हैं और भी कहीं से आपने किए होंगे। ये भी उनमें से भी एक मॉडल पेपर ये भी है, ठीक है ना? ये इसमें जो है आप इसके क्वेश्चन को अगर कर लोगे और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है ना? आप जो है इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x आपके पास एक फलन है और एफ सच दैट आर टू आर है, यानी एफ मैपिंग जो है वो आर से आर में है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। अब हमें क्या करना है, एक एक अच्छादक हमें चेक करना है। देखिए, एक एक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है बहुविकल्प में, ठीक है ना? बहुविकल्प में तो सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे ऐसा ये बना लो, है ना? दो सेट, ये आर है, ये भी आर है, क्योंकि उसने क्या कहा है, एफ सच दैट आर से आर में, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ से 2-3 वैल्यू आप उठा करके देखिए और यहाँ देखिए क्या वैल्यू अलग-अलग मिल रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसमें से x की वैल्यू 1 उठाई, 1 रखी, तो यहाँ पे रखेंगे 3 into 1 तो आ जाएगा 3। इसी तरह अगर मैं 2 उठाता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 3 into 2 ये 6 मिल जाएगा। और अगर मैं f ऑफ -1 उठाता हूँ, तो -1 पे मुझे क्या मिलेगा, 3 into -1 तो ये हो जाएगा -3, यानी सब पे अलग-अलग वैल्यू मिली है, ठीक है ना? सब पे अलग-अलग वैल्यू मिली है, इसका मतलब ये मुझे एक-एक ही दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से सिंगल-सिंगल वैल्यू आपकी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक-एक ही तो ये है, ठीक है ना? एक-एक ही ये है, ठीक है? अब देखिए अच्छादक के लिए चेक करते हैं। अच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं हम? अच्छादक के लिए हम ये चेक करते हैं, क्या इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, यानी सहप्रतिबिंब इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यानी आपको ये देखना है कि परिसर बराबर सहप्रांत है या नहीं है। परिसर बराबर सहप्रांत है या नहीं है, बस आपको ये चेक करना है। अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये अच्छादक भी है, ठीक है ना? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे कोई भी नंबर मेरे ख़्याल से तो यहाँ पे बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर R में होगा ही जो इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबके लिए अच्छादक हो जाएगा। और वैसे चेक करने का क्या तरीका है, आप इसको y बराबर 3x मान लीजिए, है ना? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y बराबर 3 आ जाएगा। अब इसकी x वाली वैल्यू को इसमें उठा करके रख दीजिए फ़ंक्शन में, तो यहाँ f ऑफ y अपॉन 3 रख देंगे इसमें और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू y अपॉन 3। अगर ये कट-फट के जो है y आ गया वापस, y आ गया, तो इसका मतलब ये अच्छादक है, ठीक है ना? तो ये भी वैसे भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि फलन जो है एक ही की और अच्छादक है, ठीक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन? इसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक रिलेशन है और समुच्चय n में है ये, ठीक है ना? नेचुरल नंबर के सेट में है। तो R आपके पास जो है, यानी रिलेशन वो कैसा है, A और B में, कि A बराबर B-2 है और B की वैल्यू 6 से बड़ी है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन है। सॉरी, आपको ऑप्शन नहीं दिखे होंगे, देखिए अब देखिए। देखिए ऑप्शन आपके, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो बी की वैल्यू इसमें तो 6 से बड़ी है नहीं। ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की, है ना? तो इसका मतलब ये तो है नहीं। ए और बी कहा है ना इसने, तो ये तो है नहीं। अब बी की वैल्यू 6 से बड़ी इसमें है और इसमें है और इसमें है। अब यहाँ देखिए, बी की वैल्यू अगर मैं बी की वैल्यू में से 2 घटा दूँ तो ए आना चाहिए। तो बी की वैल्यू में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो ए आना चाहिए, यानी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 8 में से 2 गए 6 बचते हैं, ये तो होगा नहीं। 8 में से 2 गए 6 बचते हैं, हाँ, ये हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन x e की पावर x, इसका आप समाकलन फाइंड कीजिए। बहुत आसान है, देखिए खंडक समाकलन लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन dx, ठीक है? और प्लस में c। अब देखिए यहाँ से x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का फिर दोबारा ई की पावर x आ जाएगा प्लस c, ई की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस c। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो कि कितनी बार है, ठीक है ना, कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, 2 बार है ये भी, ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 बार अवकलन कर रखा है तो इसका मतलब 2 इसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी घ का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर ये घात पूछता तो जो सबसे ज्यादा कोटि है, मतलब जो कोटि है इसकी, मतलब सबसे ज्यादा जो अवकलन कर रखा है इसने, उसकी घात देख लो। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब 1 इसकी पूरी की क्या हो जाती है, घात हो जाती है अवकल समीकरण की, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि सदिश इतने और इतने परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब दो सदिश आपस में लंब हो तो आपको क्या कंडीशन पता है। मान लीजिए दो सदिश ए और बी हैं, ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से ये दोनों हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दो। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस लेमडा के कैप, ठीक है। इसको क्या रख दो, जीरो रख दो। तो आई की आई के साथ मल्टीपल होगी तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 एकम 2। अब जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो 4 माइनस 4 की 1 में हो जाएगी तो -4 आ जाएगा। के डॉट के 1 हो जाएगा, लैम्डा की 1 में हो जाएगी, प्लस लैम्डा आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितना बचा, 2 में से 4 गए -2, -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरे का
के ये कह रहा है कि कोट इनवर्स -1/√3 इसको फाइंड करो, ठीक है ना। देखिए इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, चाहे तो आप इसको थीटा मान करके कर लो या आप डायरेक्ट कर लो उसको, ठीक है ना। तो हम तो ये डायरेक्ट कर लेंगे, कोट इनवर्स -√3 को कोट में कितने की वैल्यू होती है, कोट में होती है ये 60 की, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कोट π/3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये माइनस अंदर पहुँचा दूँ, कोट से कोट हटा दूँ, तो माइनस के π/3 आएगा, और माइनस के π/3 कोट इनवर्स की रेंज में आता नहीं, क्योंकि कोट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π है। हमें तो इसके बीच में वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इसके बाहर होगी तो इसका मतलब आपको माइनस कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, ये कोट इनवर्स ये माइनस अरेंज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट पाई माइनस π/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आएगा 3 पाई माइनस 2 π/3, 2 π/3 आएगा। अब 2 π/3 का मतलब है कि ये जो 2 π/3 है ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब देखिए हम इससे कोट हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आ जाएगा आपका आंसर। तो बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है आपके पास, और ये बताओ कि एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। सतत देखना है हमें, सतत, ठीक है। तो सतत के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है। ये आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच इसमें रख दो एक्स की जगह, तो ये 0 माइनस एच रख दिया। 0 माइनस एच मतलब माइनस एच मोड में बाहर आ जाएगा प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब की बार क्या करेंगे, इसमें एच 0 प्लस एच रख देंगे, 0 प्लस एच रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वापस एच ही आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इक्वल्स टू ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू सब बराबर है, अतः फलन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पर सतत है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे का गैप पार्ट है ना। ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि और घात बताइए, इसकी हमें कोटि और घात बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमें देखना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया है। तो ये तो एक बार है, ये भी एक बार है, ये दो बार है, तो अवकलन सबसे ज़्यादा बार दो बार किया गया है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने जहाँ से पता चलाया कि इसकी कोटि 2 है, उसकी घात देख लो उस टर्म की, है ना। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चला था कि 2 बार इसने अवकलन किया गया है, हाईएस्ट यही है, तो इसकी घात देख लो, इसकी घात क्या है 1, तो इस अवकल समीकरण की घात भी 1 होगी, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं गह क्वेश्चन पर। गह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों इतने के अंतर्गत z बराबर इतने का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसके अंतर्गत आपको उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 4y इसका अधिकतम मान बताना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इसके पॉइंट निकाल लीजिए, मतलब इनको समीकरण रूप में लिख लीजिए, ठीक है ना। समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, तो जब हम इसको समीकरण रूप में लिख लेंगे क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है ना। अब इसके आप एक बार एक्स की जीरो रखकर वाई की वैल्यू निकालिए, एक बार वाई की वैल्यू जीरो रखकर एक्स की वैल्यू निकालिए, और फिर ये टेबल बनाइए, ठीक है ना। ये टेबल बनेगी आपकी, कैसे होगी, जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो रखी होगी, वाई की वैल्यू 4 मिली होगी, जब वाई की वैल्यू जीरो रखी होगी तो एक्स की वैल्यू 4 मिली होगी, ठीक है ना। यहाँ से दो पॉइंट मिले, एक तो 0,4 और एक मिला आपको 4,0। बस इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ में मिलाना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट जो है चतुर्थांश लेना है। क्यों लेना है फर्स्ट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, देखिए क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये दोनों 0 से बड़े हैं यानी धनात्मक है, तो x, y धनात्मक इसी में बैठता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पर है, और 1 2 3 4 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को, एक तो आपके पास ये 0,4 है और ये वाला 0,4 है, और 4 0 आपका ये वाला है, ठीक है ना। इनको आप क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके इन दोनों को आप मिला देंगे, ठीक है ना। ये मिल गए। अब ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, कौन सी, ये वाली लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है 0,4, इसको लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 4,0, इसको भी लिख दीजिए। अब ये देखिए आपका रीजन ऊपर वाला है या नीचे वाला है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, मूल बिंदु पर इसमें चेक करो, मूल बिंदु पर यहाँ पे लिखो, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है 0 0,
अब 0, 0 जो है, जब मैं इसमें रखूँगा 0 प्लस 0, ये 0 ही आ जाएगा और 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 0 4 से छोटा होता है, बड़ा होता है? 4 से छोटा ही होता है, यानी वैल्यू सही बात आएगी, है ना? तो इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा और ये बात है सत्य। अगर बात सत्य होती है, तो उस लाइन से मूल बिंदु की ओर ड्रॉ होगा, उस लाइन से मूल बिंदु की ओर ड्रॉ, जहाँ से हमने ये पॉइंट उठाया था। तो यानी इस लाइन से नीचे की ओर शेड हो जाएगी, इस लाइन से नीचे की ओर शेड होगी, तो ये आपका ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है ना? ये वाला रीजन आपका आ जाएगा। रहेगा इसी के अंदर, इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में हमें लेना है, ठीक है ना? इसके नीचे भी आ गया और आपके पास जो ये अब कॉर्नर पॉइंट बने, मतलब जो शीर्ष बिंदु बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, इन तीनों बिंदु पे आपको क्या करना है, बस जेड का मान देख लेना है, ठीक है ना? तो फिर से आप टेबल बनाओ, ये एक ऐसी, यहाँ पे लिखो शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखो जेड बराबर 3x प्लस 4y, ठीक है? ये लिख लिया आपने। अब यहाँ से क्या करो, पॉइंट लिख दो, ये 0, 0, 4,0, 0,4, ये आपने पॉइंट लिख दिए। अब इन तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है, बस जेड का मान देखना है। 0, 0 यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। 4 और 0 यहाँ 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा और यहाँ पे 4 रखेंगे अब की बार तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है ना? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना? ये सॉल्व करके ये आ गया। अधिकतम मान पूछ रहा था तो अधिकतम मान ये है, ठीक है ना? तो अब आप क्या कह दीजिए, जेड का बिंदु 0,4 पर जेड का अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, जेड का अधिकतम मान 16 है, ठीक है ना? बस ये खत्म हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, एक और आएगा, ये तो शॉर्ट में था 1 नंबर में, अभी लॉन्ग में भी आएगा ये, ठीक है ना? और आपको जरूर करना है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में इसका जरूर आना है, ठीक है ना? इसको अच्छे से कर लेना और बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना? अगर आपको इसके जैसे क्वेश्चन करने हैं तो मैंने बिल्कुल पूरा प्रोसेस जो एक-एक स्टेप आपको करना है, वो मैंने पहले सेट में, अनसोल्ड के पहले सेट में मैंने करा रखा है, ठीक है ना? 324 AX में। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख लेना बिल्कुल, ठीक है ना? पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है ना? देखिए, कह रहा है कि P ऑफ A जो है आपके पास, P ऑफ A जो है आपके पास वो है 7/13 और P ऑफ B जो है आपके पास वो है 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है आपके पास वो है 4/13, ठीक है? पूछ क्या रहा है, P ऑफ A ओवर B। इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, नीचे वाला, ठीक है ना? इसका फॉर्मूला ये होता है, सशर्त प्रायिकता यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला तो लग गया, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। P ऑफ इसकी वैल्यू है 4/13, 4/13 रख दी और P ऑफ B की वैल्यू है 9/13, ये रख दी। तो यहाँ से कट गया, ये आ गया आपका 4/9, ठीक है ना? 4/9 आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे का क्या है? देखिए ये क्या कह रहा है तीसरे के क्या में, कह रहा है कि आपके पास ए ये है, बी ये है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? ए और बी में संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर मैं ए के अंदर एलिमेंट देखता हूँ वो कितने हैं, 2 हैं और बी के अंदर एलिमेंट देखता हूँ तो वो भी 2 हैं, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास ये है, तो अब संबंधों की संख्या क्या होगी, ए से बी में संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर इसके एलिमेंट इंटू इसके एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 यानी 16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि वाई जो है आपका ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बहुत बार ये करा भी रखा है हमने अनसोल्ड में, क्योंकि ये कई पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा आप। ये आ जाएगा आपका ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, है ना? क्योंकि कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मैं रखूंगा माइनस के, ए कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, और इसका भी हो जाएगा क्या, बी कोस एक्स, ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा आपका ए साइन एक्स और प्लस बी कोस एक्स, है ना? ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब देखिए, ये जो ए साइन एक्स बी कोस एक्स है, ये पूरा वाई बन गया, यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, वो इधर घूम करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या, प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि ये वाई बन गया पूरा, इसकी जगह वाई रख देंगे, वाई को उधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे का ग है। ये कह रहा है कि सदिशों इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, माना हमने क्या किया, इसको मान लिया ए वेक्टर पहले वाले को, तो ये हो गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है?
दूसरा हमने बी वेक्टर मान लिया, ये हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच का हमें कौन निकालना है, दोनों के बीच का कौन क्या होता है, ए डॉट बी, सॉरी, ए व बी के बीच का कोण यदि थीटा हो तो, हमने मान लिया, माना माना क्या, बस थीटा हो तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, यानी बी का परिमाण, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको बताइए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सेम सेम वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। ये हो गया आई डॉट, ये हो जाएगा आपका जे, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और अपॉन में आएगा आपका a का परिमाण यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस k के इंटू में जो है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, आई डॉट आई वन होगा तो 3 एकम 3, -2 प्लस 4, 3 एकम 3, ये प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो अंडर रूट 14 और 3 3 9 4 और 1, यानी ये भी अंडर रूट 14। कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और 4 10, 10/14 आ जाएगा, क्योंकि रूट 14 14 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5/7 आ गया, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या है आपका कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 5/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है। 3 विद्यार्थी हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का सी। इन तीनों को एक क्वेश्चन दिया गया हल करने के लिए, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना, यानी ए के द्वारा किए जाने की संभावना 1/2, बी के द्वारा 1/3, सी के द्वारा 1/4। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी इसकी हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये जो संभावनाएं हैं ये प्रायिकताएं होंगी, ठीक है ना, इनके हल कर दिया जाता है। हाँ, तो प्रश्न को, हाँ, ये ए के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता है, ये बी की, ये सी की, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखिए हम इसको कर देंगे, हम क्या करते हैं, इसके हल हो जाने की प्रायिकता हमें निकालनी है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं कहूँ कि ए के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता उसने 1/2 दी है, और इसको बी को जो दी है वो दी है 1/3, और सी को जो दी है वो दी है 1/4। तो अगर मैं इसके द्वारा हल ना होने की प्रायिकता निकालूं तो क्या होती है, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 1/2, यानी ये 1/2 ही आ जाएगी। और बी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1/3, तो 3 में से गया 2/3 आ जाएगी। और सी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1/4, 3/4, ठीक है ना, ये आ जाएंगे सारे। अब देखिए हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो प्रायिकता निकालनी है कि प्रश्न हल हो जाता है, प्रश्न हल हो जाता है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस पी ऑफ प्रश्न हल नहीं होता। क्यों निकालेंगे हम, इसका हेल्प लेंगे, इस वाली प्रायिकता का क्यों लेंगे, क्योंकि प्रश्न हल हो जाता है उसके कई केस बनेंगे, या तो ए हल कर दें ये दोनों ना करें तब भी हल हो जाएगा, या बी हल कर दें ये दोनों ना करें तब भी हल हो जाएगा, या सी कर दे तब भी हो जाएगा, या कोई 2 कर दे तब भी हो जाएगा, तीनों कर दें तब भी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे केस बनेंगे, और ना होने का सिर्फ एक ही केस बनेगा कि तीनों ही ना करें तो हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ना होने का आसान है निकालना, तो हम ना होने का यहाँ रख देंगे, उसे 1 में से घटा देंगे तो होने का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अब हल ना होने का मतलब ना तो ए से हुआ हो, ना बी से, ना सी से, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो बस उठा करके, 1/2, 2/3, 3/4। तो ये कितना हो गया, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4, 4 में से गया 3/4, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f of x बराबर 7x माइनस 3 r पर एक वर्तमान फलन है। तो आपके पास ये फंक्शन है f of x बराबर 7x माइनस 3, आपको ये देखना है कि ये फलन वर्तमान है या नहीं है। आप क्या करो, f डैश x निकाल दो, f डैश x क्या है आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये f डैश x जो है ना, आप इस r में देख लो कि ये वर्तमान है या नहीं है। अब अगर मैं x की कोई भी वैल्यू निकाल दूं, r में से कोई भी वैल्यू उठाऊं और यहाँ पे रख दूं,
तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। वर्तमान होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आना चाहिए 0 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये रख भी दूँ, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूँ, तो यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये साथ ही रहेगा। तो यानी ये 0 से तो बड़ा ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर में से आप एक्स कोई भी उठा लो, एफ डैश एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, बल्कि 0 भी नहीं आने का, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फलन ये एक वर्तमान फलन हो जाएगा, ठीक है ना? अतः अतः फलन आर पर वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है, ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिशों a प्लस बी, ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ a यह b है। देखिए आपको क्या करना है, पहले तो a और b दोनों लिख देने हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी, ए और b को जोड़ करके। तो यानी a और b को जोड़ दो, i प्लस आई 2i कैप, j प्लस 2j 3j कैप, k प्लस 3k 4k कैप। ये तो मैंने लिख दिया a प्लस बी। इसी तरह मैं लिखूंगा a माइनस बी। a माइनस बी क्या आएगा आपके पास, i में से i गया 0, j में से j गया 0 i कैप, j में से 2j गया माइनस j कैप, और k में से 3k गया माइनस 2k कैप, ठीक है ना? ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के लंबवत सदिश निकालना है। लंबवत सदिश निकालना है तो इसका मतलब आपको पहले तो एक सदिश निकालना पड़ेगा। तो लंबवत सदिश तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना? क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 सदिश हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, ए और बी का, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि इन दोनों के लंबवत निकालना है आपको, लंबवत मात्रक सदिश। तो इन दोनों के लंबवत कोई दूसरा सदिश हो जो इन दोनों के लंबवत हो, है ना? तो मैं कह रहा हूं कि अगर ए क्रॉस बी निकालते हो आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए क्रॉस बी ये होगा, इन दोनों के लंबवत सी होगा, ठीक है ना? ए और बी दोनों के लंबवत सी होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना? यानी अगर मुझे लंबवत मात्रक सदिश निकालना है तो मुझे ये निकालना, चलो पहले तो आप ये निकाल दो, ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो ए माइनस बी के साथ, ठीक है ना? ए माइनस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो वो क्या होगा, आई जे के, ऐसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 2 3 4 आई जे के जो मल्टीपल हैं 2 3 4। इसी तरह इसके 0 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास माइनस आई, बल्कि ये ऐसे गया, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, ठीक है ना? चलो हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा आई कैप इंटू ये वाला आई कैप, इसकी रो, इसकी कॉलम, इसका रो छोड़ दो, ठीक है ना? तो इसकी गुना इसमें 3 दूनी 6 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास, और फिर प्लस के जे कैप, सॉरी माइनस के जे कैप, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस के 2 दूनी 4, ये 0 आ जाएगा, बस ये खत्म, प्लस के कैप, के की कॉलम के का रो छोड़ दो, माइनस के 2 आ जाएगा बस, ठीक है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए माइनस के यहाँ से सब कुछ 2 तो कॉमन आ ही सकता है, माइनस के 2, यहाँ बचेगा आई कैप, यहाँ बचेगा माइनस के, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर चला ही गया तो माइनस के 2 जे कैप, और ये बचेगा आपके पास प्लस के कैप, ठीक है ना? ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका परिमाण भी निकालना है। इसका परिमाण जो होगा ए क्रॉस बी का, सॉरी ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट आई के मल्टीपल का स्क्वायर, आई का मल्टीपल यही तो है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर फिर 4, 16 4 20 4 24, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6, ठीक है ना? 2 रूट 6 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको मात्रक सदिश निकालना चाहूँ तो क्या होगा, लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश वो होगा आपका, ऊपर तो ये ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन नीचे इसका परिमाण ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसका परिमाण। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसकी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले की वैल्यू तो है ये वाली, है ना? यानी माइनस के 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप अपॉन नीचे वाले की वैल्यू है 2 रूट 6। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बस ये आ जाएगा आंसर बाकी, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, फोर्थ का गैर पार्ट कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, अगर संलग्न भुजाएं उसने दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, मैं आपको डायरेक्ट बस फॉर्मूला बता देता हूँ, दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल दो, उसका परिमाण निकाल दो, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना? इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा अंडर रूट 42 वर्ग इकाई, ठीक है ना? आप इसको
लिख लेना, बना लेना, आंसर सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने की। जिस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट पीछे निकाला है क्वेश्चन में, सेम इसी तरीके से निकालना है सारणी को लेकर के, ठीक है ना। दोनों भुजाएं ये दे ही रखी हैं उसने। अब घेर पर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर इसकी जगह वो डायगोनल दे देता, भुजाएं की जगह अगर वो इसके विकर्ण दे देता, तो फिर फॉर्मूला ये लगता विकर्ण के लिए, विकर्ण के लिए दोनों विकर्ण ए इंटू बी, अगर ए और बी विकर्ण होते तो फॉर्मूला ये लगता, ठीक है ना। फिलहाल ये नहीं लगेगा, फिलहाल ये लगेगा, ठीक है ना। ये विकर्ण के लिए है, विकर्ण, ठीक है। अब चलते हैं आगे घेर के लिए। घेर में कह रहा है कि ए यूनियन बी आपके पास 3/5 है, पी ऑफ ए 1/2 है, पी ऑफ बी पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। देखिए, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो उसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी है जो, वो आएगा फाई, रिक्त अपवर्जी घटनाएं, है ना, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो आएगी हमेशा जीरो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके अवयवों की संख्या जो अनुकूल परिणाम है वो जीरो है, तो अनुकूल परिणाम जीरो है तो प्रायिकता भी जीरो आएगी, ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास बाकी तीन वैल्यूज ने दे रखी है, पी ऑफ ए बी 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 और पी ऑफ ए यूनियन बी बी। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, जब गिवन में आप ये सब लिख दोगे उसके बाद लिखना वी नो दैट यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू है 3/5, P ऑफ A की वैल्यू है 1/2, P ऑफ B की वैल्यू है P माइनस इसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल दो। P की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2, कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस 5/10, तो ये आ जाएगी 1/10 और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पांचवे का क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना, अनसोल्व में मैंने आपको ये करा रखा है, तो इसको आप वहीं से कर लेना, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा वहाँ पर पांचवे का क्या है, बस आपको लिंक पर टच करना है और ये आपको वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चले जाएगा और वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये ख क्वेश्चन जो है, देखिए ये ख क्वेश्चन यहाँ पर गलती से आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब इस एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में ये है, ये वहां से कर चुका है, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज कर चुकी है, ठीक है ना। तो आपको ये तो मिलेगा नहीं वहां से क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको जो सारणिक में से मिलेंगे वो सिर्फ इनवर्स वाले मिलेंगे अगर मिले तो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा नहीं वहां से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको करना चाहो तो इसको प्रसार करके कर सकते हो, प्रसार करके बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब उलझ जाएगा, ठीक है ना। और वैसा क्वेश्चन आपकी बुक में है भी नहीं जो प्रसार करके करेगा इसको डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर, ठीक है। गया क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहले इसको y मान लो, माना y बराबर sin x होल पावर cos x। तो सबसे पहले लॉग ले लो दोनों तरफ, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो आपको लॉग लेना पड़ेगा अवकलन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा आपके पास log sin x की पावर cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास log y इक्वल्स टू cos x आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा आपके पास log sin x। कैसे हुआ ये लगा पावर, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लगी ये लगी आपकी log की, है ना। log m रेज़ टू दी पावर अगर n हो तो आ जाता है n log m, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगी। अब देखिए, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dw/2x, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x जो कर दूं, log x का इंटीग्रेशन, बल्कि लोग वाले को तो आपको फर्स्ट मानना है आइलेट में, आइलेट के हिसाब से, है ना। टी तो बाद में आता है ना, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन तो इसको मानना है आपको। तो ये वाला एज इट इज log sin x, इसका इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, पॉजिटिव sin x, ठीक है ना, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का तो आ गया डिफरेंशिएशन, तो 1/sin x, 1/sin x और sin x का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा cos x, ठीक है। और इनटू में cos x का हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा sin x dx प्लस c, तो sin x से sin x खत्म यहाँ पे, ठीक है ना। तो cos x बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx, ये y मैं इधर पहुंचा दूं, ये y चला गया यहाँ पर, ये हो गया आपका sin x log sin x, sin x log sin x, ये हो गया माइनस cos x इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया sin x और प्लस c, y की वैल्यू रख दो वापस उठा करके, बस dy/dx इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए y की वैल्यू है sin x की पावर cos x, ठीक है। तो बस ये रख दीजिए sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x और इनटू में sin x log sin x, sin x log sin x और माइनस sin x और प्लस c, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि समाकलन -π/4 से π/4 पर जाओ और sin स्क्वायर x का समाकलन कर दो, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, sin स्क्वायर x का मैंने आपको पहले भी बताया सोल्व में कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x जब भी आ जाए और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो आपको सीधा cos2x के फॉर्मूले के पास जाना है और उससे उठा करके लानी है वैल्यू sin स्क्वायर x की, ठीक है ना। तो cos2x का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर x, यहाँ से जो sin स्क्वायर x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - cos2x/2, तो यहाँ पे रख देंगे वो -π/4 से π/4, ये आ जाएगी 1 - cos2x/2 dx, ये आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए, एक तो ये हो जाएगा -π/4 से π/4, 1/2 हो जाएगा अलग, है ना, और माइनस cos2x/2 हो जाएगा अलग, या ऐसा कर लो 2 को बाहर ही दे दो टोटल, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका बस अवकलन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 तो मैं बाहर ही लेता हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का हो गया x माइनस और यहाँ पे बचेगा cos2x, cos2x का होता है sin2x और x के इंटू में जो है वो आ जाएगा अपोन में और लिमिट आ जाएगी -π/4 से π/4, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं, देखिए लिमिट रखते हैं इसकी 1/2, पहले इसमें रख देते हैं ऊपर की माइनस नीचे की, तो हम क्या करेंगे π/4 माइनस
नीचे वाली माइनस पाई बाई 4 तो ये प्लस के पाई बाई 4 हो जाएगी। हमने अभी इस वाली टर्म में रखी है बस। अब इस वाली टर्म में रखते हैं माइनस करके। देखो इसका 1/2 में दे देता हूँ बाहर ये वाला, sin 2 इसमें रखता हूँ। sin पाई बाई 4 में जब मैं यहाँ रखूँगा 2 से कट जाएगा 4 तो आ जाएगा पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1। फिर माइनस लगाऊंगा। अब sin पाई बाई 2 ही यहाँ से आएगा लेकिन माइनस के sin पाई बाई 2 आ जाएगा। तो माइनस के sin पाई बाई 2 मतलब माइनस के 1। तो माइनस पहले से है प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा -1 पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 ये हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस और ये आ जाएगा 1। अब 2 से ये कट गया पाई बाई 2 -1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर? ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2, ठीक है ना। या आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2/4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में मिलेंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन वहाँ आएंगे नहीं, ठीक है ना। बस वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम के अंदर आपको सारा करना है, ठीक है ना। ठीक है, और कॉपी में आपको एग्जाम की जो कॉपी होगी उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अच्छे से कीजिए और सोच समझ के कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए ताकि गलती के कम से कम चांस हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उसके लिए भी हम एक वीडियो आपके अलग से बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th का लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट आप बस क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक वहां आपको मिलेगा 5वें का अंक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, उसके आगे लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक कर देना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये हमने करा रखा है, टाइम की वजह से मैं यहाँ आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। और इसके जैसे दूरी, न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है ना। इसमें तो ये बी दोनों कॉमन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें ये बी कॉमन ना हो, ठीक है ना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं वेक्टर के सारे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन न्यूनतम दूरी का आना ही आना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 6th के क्या क्वेश्चन पर। 6th के क्या क्वेश्चन पर देखिए, ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास जो फंक्शन है मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तब है और 0 एक्स बराबर 0 पर है। तो एक्स बराबर 0 पर ये असतत है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर देख लेते हैं क्या है। 0 आएगी, एक्स बराबर 0 अगर मैं रख दूं इसमें तो 0 आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये तो आ गई। अब एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो होती है। 0 माइनस, ये माइनस इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है ना। देखिए अब ये प्रोसेस जो है आपको अगर पूरा देखना है तो आप इसको क्या कीजिए, अनसोल्ड का कोई भी एक पेपर शुरू वाला उठा लीजिए, उसमें मैंने पूरे पूरे प्रोसेस करा रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 माइनस एच देखिए, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। 0 से छोटी वैल्यू भी यहीं पे आएगी, बड़ी वैल्यू भी यहीं पे आएगी। तो यानी इसमें x की जगह 0 माइनस एच रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ऊपर तो प्लस एच हो जाएगा, नीचे माइनस एच हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 में लिमिट पुट करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी वैल्यू, अब 0 से बड़ी वैल्यू x की फिर से यहीं पे है, तो इस फंक्शन में वापस अब क्या रख दीजिए, 0 प्लस एच रख दीजिए। 0 प्लस एच, यहाँ से प्लस होना जाएगा एच एच कट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फलन तो सतत नहीं है ना। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, यानी असतत है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। बच्चों जो एक है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दो कर्व से घिरे क्षेत्रफल जो होंगे वो कर चुके हैं, ठीक है ना, जिनमें भी दो करवाएंगे। अब सिर्फ सिंपल वाले हैं आपके पास, साधारण साधारण से, ठीक है ना। साधारण कर्व का क्षेत्रफल उसने पूछे हुए हैं और सॉरी जो सिलेबस में उसने दिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मत कीजिएगा, क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, समतल वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और आपके पास जो असमीकाएं हैं वो ये है ना। मैं इनको समीकरण रूप में लिखा हूँ, x प्लस वाई बराबर 8, 3x प्लस वाई बराबर 15 और x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है ना। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 से एक टेबल बनानी है, एक्स वाई समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 से क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 8 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 8 मिलेगी। इसी तरीके से समीकरण 2 से भी आपको ऐसी कुछ टेबल बनानी है एक्स वाई की, है ना। एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5, ठीक है ना। इस तरीके से तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिले, एक तो 0,8 और एक 8,0, इन दोनों को मिलाना है तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी समीकरण 1। और यहाँ से 2 पॉइंट मिले 0,3, 5,0, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कैसे करना है, ये मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहाँ आपके पास मान लीजिए, मैं सिर्फ अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है ना, अंदाजे से ले रहा हूँ। चलो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बल्कि ये 7 8 तो बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। 2 2 के ले लेते हैं, 2 4 6 8, इसी तरीके से 2 4 6 8,
2, 4, 6, 8, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो आपका पॉइंट है 0,8 और 8,0 इन दोनों को मिला दीजिए। तो 0,8, 8,0 तो ये रहे आपके और ये जाएंगे मिल, ठीक है ना। इनको ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है 0,3, 0,3 कहाँ बैठेगा? इनके बीच में 0,3, 2 और 4 के, और 5,0 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये वाली जो पहले वाली लाइन है, ये तो है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रीजन ढूंढना है, कौन सा है हमारा रीजन, ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पे हल मिलेगा हमें। तो देखिए दोनों लाइनों से घिरा होना चाहिए वो। अब पहली लाइन पे जाओ, मूल बिंदु पर चेक करो, यहाँ पे लिखो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है 0 0। अब 0 0 इसमें रख के देखो, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये बात होगी गलत। तो अगर बात गलत है तो इस लाइन के मूल बिंदु से दूसरी साइड होगा, जिधर 0 0 हमने लिया उधर की साइड नहीं करना, अगर ये बात गलत आई दूसरी साइड करना, तो इसका मतलब दूसरी साइड शेड हो जाएगी इसकी, इसकी शेड हो जाएगी इधर की साइड, ठीक है, यहाँ पे इसकी शेड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो लाइन है अपनी, अगर मैं इसमें 0 0 रखूंगा, 0 0 लेस देन टू 15, तो यानी आ जाएगा 0 लेस देन टू 15, ये बात सही हो जाएगी, 0 15 से छोटा होता है, तो इसका मतलब जिधर से 0 0 उठा था उधर की साइड शेड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इस साइड शेड। पहला ही प्रथम चतुर्थांश लेना है, दूसरे में नहीं जाना, ठीक है ना, ना तीसरे में ना चौथे में, क्योंकि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए ही है। अब देखिए ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें आपको सुसंगत क्षेत्र नहीं मिलेगा। सुसंगत क्षेत्र को कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है, अतः न्यूनतम मान ज्ञात नहीं हो सकता, न्यूनतम मान ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना होगा, जो भी गिवन इसने दिया है वो आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब मैं अगर देखूं टोटल बच्चे कितने होंगे, अगर इसने 60% 40% दिया है तो मान लो टोटल बच्चे 100 होंगे फिर, ठीक है ना। अब 60% विद्यार्थी हिंदी का पढ़ते हैं, तो हम ये कह देंगे माना हिंदी के अखबार पढ़ने वालों को एच से और अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वाले को ई से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, यानी इंग्लिश के अखबार पढ़ने वाले, इंग्लिश के अखबार पढ़ने वाले कितने हैं 40%, तो यह आ जाएगा 40 बच्चे हैं। और हिंदी का पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी का एच से डिनोट कर देंगे, ये आ जाएगा 60, ठीक है ना, यह आ जाएगा 60। और जो दोनों पढ़ते हैं यानी एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, वो 20 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ पी ऑफ ई की, वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस यानी टोटल, तो कितना हो जाएगा 40/100। 40/100 का मतलब है 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसी तरीके से पी ऑफ एच निकल जाएगा, पी ऑफ एच क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 60/100, 60/100 का मतलब ये खत्म, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये आ जाएगा पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कितना आ जाएगा 20/100, 20/100 का मतलब 2 पंजे 10, 1/5, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा, है ना। इतनी वैल्यूज आ गई सब। अब देखिए पहला पार्ट, उसने कहा है कि ना तो हिंदी पढ़ता हो ना ही अंग्रेजी पढ़ता हो, यानी आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना तो हिंदी पढ़ता हो ना ही अंग्रेजी पढ़ता हो, और बीच में है इसलिए इंटरसेक्शन लगा दिया। अब आप इससे जानते होंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच नहीं इंटरसेक्शन ई नहीं को हम इसको लिख सकते हैं एच यूनियन ई का होल डैश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे का नहीं है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पूरे का होना, यानी एच यूनियन ई। और एच यूनियन ई का जो फॉर्मूला होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई और माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना। बहुत आसान है। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू रख दो बस, 1 माइनस पी ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 2/5, सॉरी 3/5 और फिर 2/5, 3/5 इसकी रख दी यहाँ पर, 2/5 इसकी रख दी यहाँ पर और माइनस 1/5 इसकी रख दी वैल्यू यहाँ, ठीक है ना। सारी वैल्यूज रख दी। अब देखिए सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3 और 2 5, 5/5 1, 1 माइनस ये सारी जोड़ दो ना, 3 और 2 5, 5 में से गया 4, 4/5 आ जाएगा बस 4/5, ठीक है ना। और 4 1 माइनस 4/5 मतलब 5 माइनस 4 1/5 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली प्रायिकता बताइए। तो देखिए इसने सशर्त दे दी, यानी सप्रतिबंध दे दिया ना इसने। अब देखिए वो कह रहा है कि हिंदी का तो अखबार वो पढ़ती है, यानी हिंदी का पढ़ती है, ये घटना हो चुकी। अब वो इंग्लिश की प्रायिकता पूछ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सशर्त प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ऑफ एच, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई और एच का इंटरसेक्शन या एच और ई का इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 1/5 और एच की कितनी है 3/5 ऊपर, तो 5 से 5 कट गया तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए सातवीं का क्या क्वेश्चन देखते हैं। इसने ए इनवर्स पहले से दे रखा है, बी की वैल्यू ये है, आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है। अब अगर आप देखें
कि ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही तो चाहिए होता है। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपके पास पहले से है ऑलरेडी, बस बी का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए बी का इन्वर्स मैं आपको फाइंड कराता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए बी इसने ये दिया है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 ये दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी का परिमाण निकालते हैं। बी का परिमाण जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इन्वर्स इसका फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट बी देखिए क्या होगा। एडजॉइंट बी जो होता है वो होता है बी का जो सेखंडों से अवयव बना उसका परिवर्त अवयव। तो बी के जो सेखंडों से अवयव बनेगा वो ये बनेगा आपका 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अगर आपको ये देखना है कि ये सेकंडों से कैसे अवयव बनता है तो 324 AX कोड में चले जाइए। मैंने वहाँ पे पूरा प्रोसेस से करा रखा है। ये क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पे एक मान लो कोई भी सारणी को उसका इन्वर्स निकालने के लिए दे रखा हो, तो उस इन्वर्स निकालने का प्रोसेस दे रखा है वहाँ पे, मैंने वो सारा करा रखा है, ठीक है ना? ईज़ी वे में और सारा स्टेप वाइज़ करा रखा है, ठीक है ना? वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स निकालना है, यानी इसका परिवर्ताव्य। इसका परिवर्ताव्य क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो। 3 1 2 ऐसे आ गई, 2 1 2 ऐसे आ गई और 6 2 5 ऐसे आ गई, ठीक है ना? ये आपका आ गया। और यहाँ से जो आपका बी इन्वर्स निकलेगा, बी इन्वर्स होता है 1/, बी का परिमाण और इंटू एडजॉइंट बी। अब अगर आप देखोगे तो बी का परिमाण तो 1 ही है, तो यानी इस ये जू का तू रह जाएगा, ठीक है ना? ये जो मैट्रिक्स है आपकी यही पूरी आ जाएगी 3 1 2 2 1 2 6 2 5, यही वापस आ जाएगी, ठीक है? अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स यानी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है ना? ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स की वैल्यू जो है वो उसने हमने जो निकाली है वो आ जाएगी 326 112 225 और ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो दे रखी है उसने 3 -1 और 1, ये माइनस के 15 6 और माइनस के 5 5 माइनस के 2 और 2, ये इसने वैल्यू दे रखी है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, पहली रो की पहले कॉलम में पहला एलिमेंट बन जाएगा, पहली रो की दूसरे कॉलम में दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, पहली रो की तीसरे कॉलम में तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही दूसरी रो के जब बारी-बारी तीनों करोगे तो ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे, फिर ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना? अच्छा गुना कैसे करेंगे? 3 की 3 में करेंगे, 2 की 15 में करेंगे, 6 की 5 में करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से करते हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना? मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ये 9 आएगा, ये -3 आएगा, ये 5 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना? 324 AX कोड में है ये, ठीक है ना? 324 AX कोड में, बल्कि मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना? आगे चलते हैं 8वें के क क्वेश्चन पर। देखिए, जो अभी इस वाले चैप्टर में से पीछे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन 2 कर्व से घिरा हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला है, इसमें सिंपल है बिल्कुल। ये परवलय दे दिया इसने, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है। y स्क्वायर बराबर 4x का मतलब है x की धन दिशा में, यानी इधर परवलय बन गया आपका, ठीक है? ये और इसकी नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसकी नाभिलंब ये है, ठीक है ना? अब नाभिलंब पे ये जो पॉइंट होता है मान लीजिए ये है a, 0, ठीक है ना? a, 0 a ही, 0 ही होगा क्योंकि ये 4a दे रखा है ना इसने, ये a, 0 ही होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 0, 0। अच्छा ये आपको 11वीं क्लास में आता है। ये जो ड्रॉ करना आता है ग्राफ, ये आपको 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त अति जो है दीर्घवृत्त है, ये सब जो है आपके 11वीं क्लास में है, ठीक है ना? तो वहाँ से आप इसको अगर आपके याद नहीं होंगे तो थोड़ा-सा पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है ना? तो ये परवलय मैंने ऐसा बना दिया। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी परवलय और इस लाइन से, नाभिलंब से। तो यानी ये पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन है, ठीक है ना? ये निकालना है हमें। अब देखिए, इसने जो इक्वेशन दी है y² बराबर 4ax, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। अंडर रूट क्या आ जाएगी 4ax, यहाँ से आ जाएगी y इक्वल्स टू 2 बाहर रूट a और रूट x, ठीक है ना? ये आ जाएगी, इसको 1 बना के छोड़ दो। अब देखिए, जो अभीष्ट क्षेत्रफल आप निकालोगे, अभीष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा? देखिए, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है ना? तो हम यहाँ कहेंगे OABCO का क्षेत्रफल। अब ये भी 2 पार्ट में बँट गया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम पूरे का एक साथ ना निकाल करके आधे-आधे का निकाल लेंगे, ठीक है ना? हम तो इतने का निकाल लेंगे इसका, मतलब पहले ऊपर वाले का निकालेंगे, इस पट्टी से निकालते हैं हम, ठीक है ना? ये y हो जाता है और ये dx हो जाती है पट्टी, इसकी चौड़ाई dx हो गई, इसकी लंबाई ये जो हो गई ये y हो गई, ठीक है ना? तो इसका अभी रुक जाओ, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू OBCO का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू समाकलन, देखिए 0 से लेकर के a, जो लिमिट चले हम x की लिमिट चले 0 से a पर, x पर चले ना, x एक्सिस पर, तो 0 से a, x वाली 0 से a,
और यहाँ पे आता है वाई डी एक्स। अगर एक्स पे चल रहे हैं तो वाई डी एक्स, अगर वाई पे चल रहे हैं तो एक्स डी वाई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू इस समीकरण से रख दो, 2 इंटू यह आ जाएगा आपके पास समाकलन 0 to a 2 रूट एक्स डी एक्स। क्या आ जाएगा, 2 रूट ए बाहर यानी 4 रूट ए हो गया, और 0 to a हो गया, एक्स की पावर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको समाकलन कर दो, 4 रूट ए इंटू एक्स की पावर 1/2 का मतलब एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना। लिमिट जो हो जाएगी वो 0 to a हो जाएगी, 3/2 तो बाहर भी आ जाएगा, 4 दूनी 8/3 रूट ए, और यहाँ पे जब मैं लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे ए की पावर 3/2 हो जाएगी और माइनस 0 आ जाएगा, ए की पावर 3/2, ए की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 8/3, ए की पावर 4/2 यानी ए स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए 8वें का जो ख क्वेश्चन है ये भी आसान है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स। यहाँ से क्या होगा, इसकी तुलना मैं कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। ठीक है, तो पी की वैल्यू जो मिलेगी आपको, पी की वैल्यू मिलेगी -1, क्यू की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कोस एक्स। ठीक है ना, यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अब देखिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक, वो होता है ई की पावर माइनस एक्स डी माइनस सॉरी ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। ये एक्स में है तो ये भी एक्स में ही होगा, पी डी एक्स लगा दो, तो ई की पावर -1 डी एक्स, तो यह आ जाएगा ई की पावर -x। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका हल निकालना है समीकरण का। समीकरण का जो हल होगा वो होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होगा। यहाँ से हम कर देंगे y इंटू आई एफ ई की पावर -x इक्वल्स टू q रख देंगे, q की वैल्यू जो है समाकलन ये आ गई कोस एक्स, और आई एफ की वैल्यू है ई की पावर -x, और ये आ जाएगी डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अब यहाँ क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बल्कि इसको नहीं मानिए, यहाँ पे मान लीजिए ई की पावर -x इक्वल्स टू समाकलन इस वाले समाकलन को i मान लीजिए प्लस सी, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, और ये जो i बराबर आपके पास समाकलन कोस x इंटू ई की पावर -x है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 मानने के बाद यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए बस इसका समाकलन कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके। फिर ये जो आपके पास देखिए मैं करा देता हूँ थोड़ा सा, i इक्वल्स टू आ जाएगा, आईलेट के हिसाब से ये लास्ट फंक्शन होता है, ये पहले आता है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कोस एक्स, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन इसका यही रहता है, और माइनस के 1 अपॉन में आ जाएगा, इसलिए वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले का हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और इसका हो जाएगा ई की पावर -x का, ई की पावर -x और माइनस दोबारा फिर आएगा, ये इसको प्लस कर देगा, डी एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से होगा आई इक्वल्स टू माइनस, ये तो जू का तू रखो, कोस एक्स ई की पावर -x माइनस, यहाँ इसका दोबारा करो, देखिए दोबारा फिर करेंगे, इसको हम फर्स्ट और सेकंड मान करके करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन एक्स जू का तू, ई की पावर -x का ई की पावर -x माइनस बाहर, ऑल माइनस लगाया, फिर ऑल इंटीग्रेशन साइन एक्स का कोस एक्स आ गया, और इसका फिर ई की पावर -x dx, और माइनस फिर एक और आएगा, वो प्लस बाहर चला जाएगा, और ये प्लस सी तो है ही। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए मेरी बात देखिए आप, आई इक्वल्स टू, मैं माइनस के अंदर ये तो जू का तू ही है, ई की पावर -x कोस एक्स आ गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ई की पावर -x साइन एक्स आ गया, और ये माइनस चला गया यहाँ। अब ये जो देखिए मेरे पास ये आई बन गया पूरा, आई नहीं बन गया ये, तो इसकी जगह मैं आई रख दूं, और माइनस प्लस माइनस आई हो जाएगा, ये प्लस सी, ये आई इधर चला गया, 2i हो गया, 2 अपॉन में आ जाएगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आई इधर आके जुड़ जाएगा ना आई में, तो 2i हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, इन दोनों में से मैं ई की पावर एक्स -x कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी। ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू है आई की, ये उठा करके फर्स्ट में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपका आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, यहाँ से समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको नाइन्थ का क्या क्वेश्चन जो है ये आपको मिल जाएगा लिंक में। ठीक है ना, इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको वहां से कर लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनको छोड़ना मत, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटीग्रेशन के समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उनमें भी कराए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसी के साथ ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत समस्या हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप ईमेल पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, मैं सदैव आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है ना, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आने वाली है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।